तो हाय एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा। कैसे हो स्टूडेंट्स? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। हाय माय डियर जेई एस्पिरेंट्स। अगर आप सबने 24 जनवरी से शुरू होने वाला जो हमारा जेई मेंस है उसका फॉर्म भरा है और आप जानना चाहते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किन टॉपिक्स के हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, कौन सा टॉपिक हमने ज्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को हम थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। बच्चों देखो, लास्ट मंथ है, इसके बाद दिसंबर है, जनवरी आपका जेई मीन्स ही मानेंगे उसमें। तो ये दिसंबर आपका पूरा पूरा मंथ है जो परसों से स्टार्ट हो रहा है। 24 आवर्स अभी भी दिसंबर को स्टार्ट होने में बचे। तो आप भी चाहोगे बच्चों कि इस समय हमें ऐसे टॉपिक्स पता लग जाए जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि देखो, दिसंबर के महीने में बच्चों आप लोग चाहोगे कि आप मॉक टेस्ट दो। 3 घंटे का मॉक टेस्ट आपको देना है। 2 से 5 में तो जरूर देना है, क्योंकि 2 से 5 में बच्चों हमारी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। आपको पता है कि जो 12th का स्टूडेंट है वो 2 बजे घर आता है, लंच ब्रेक होता है उसका, घर आके थोड़ा सा वो ब्रेक लेता है, थोड़ा सा वो रेस्ट भी करता है। एक अगर आप ड्रॉप करा है आपने तो मेन आपके सुबह से बैचेस होते हैं, आपका भी 2 से 3 ब्रेक होता है। तो बच्चों ज्यादातर हमारा माइंड 2 बजे ब्रेक को स्टार्ट होता है ना, माइंड को पता है कि 2 से 3 थोड़ा सा ब्रेक का टाइम होता है। ऐसे में बच्चों हमें जेई का सबसे जरूरी एग्जाम देना है। और अगर आप अभी से माइंड को प्रिपेयर नहीं करोगे उस समय के लिए, देखो अभी तो आपको लग रहा है आप कर लोगे, पर उस समय ना 2 से 3 के बाद थोड़ा सा एफिशिएंसी आपकी गिर सकती है, आपका माइंड थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने का बच्चों बेस्ट तरीका है 2 से 5 रेगुलर मॉक टेस्ट। 15 दिसंबर के बाद तो हर दिन, और जब तक 15 दिसंबर नहीं आता ऑल्टरनेटिंग डेज या वीकेंड्स एक मॉक टेस्ट आपने देना ही है बच्चों हर वीक। अगर आप हर दिन नहीं भी दे पा रहे, अगर आपके बैकलॉग है आप उन्हें कवर कर रहे हो, पर अभी से 2 से 5 एक मॉक टेस्ट आपने हर वीक देना ही है। 15 दिसंबर से तो बच्चों रोज, 15 दिसंबर से 15 जनवरी रोज एक मॉक देना है, तभी तुम्हारा माइंड प्रिपेयर करेगा। पर 15 दिसंबर तक या तो वीकेंड पे दे दो 3 घंटे का एक मॉक 2 से 5 में, या एक तो जरूर, यानी 14 दिन है तो 2 मॉक टेस्ट 15 दिसंबर से पहले आप दे देना। बाकी बच्चों ये 15 दिन उन टॉपिक्स के लिए भी हैं, मान लो अगर आपका कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है जो आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। मान लो आपने कोई चैप्टर या टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक को करने का भी बच्चों ये अभी बिल्कुल परफेक्शन है। 15 दिसंबर के बाद माइंड इस तरह से ऐसा टॉपिक जो कभी नहीं पढ़ा उसको फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा, जब 1 महीने से कम का समय रह जाता है ना, तो माइंड को थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा। और प्रेशर में आप देख चुके हो वर्ल्ड कप में क्या हुआ था फाइनल में, ठीक है ना। तो भले ही बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है, पर 15 दिसंबर के बाद बच्चों वो टॉपिक्स जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, आपने कभी नहीं देखे हैं, उन्हें करने का लास्ट मौका है आपके पास। नेक्स्ट 15 डेज, उसके बाद नहीं कर पाओगे अच्छे से, मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी। अगर आपने अभी तक बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक पी ब्लॉक क्योंकि वो हट गया है, थोड़ा सा कम हो गया है, आपने सोचा आखिरी दिन में देख लूंगा, ये 2 टॉपिक मुझे उम्मीद होती है ये लोग आखिर के लिए छोड़ते हैं। ज्यादा आखिर में मत छोड़ देना, 8 नंबर का आ सकता है बी ब्लॉक से 8 नंबर का। और कौन कौन से चैप्टर, बायोमोलिक्यूल से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, एनसीईआरटी से कर लेना। आज का सेशन फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में होगा। नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में ही मैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा बच्चों, क्योंकि आप देखोगे जेई में इसके सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री में लिखा है, और मैं तो कहता ही था फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्या फायदा होगा आपका जान के, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहते हो, आप फिजिकल केमिस्ट्री के स्कोरिंग टॉपिक्स देखना चाहते हो, और आप देखना चाहते हो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हमने हर चीज पढ़नी है आखिरी 15 दिनों में, या सर कुछ अच्छा सा बता देंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट कर दे। तो दिस इज मानस खंडूजा, और काफी दिनों के बाद इस चैनल पर एक सेशन में लेके आया हूं। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, पहली बार यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तो मेरी कोशिश है बच्चों ये, आप कहीं से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, किसी से पढ़ो, पर अगर आपने मुझसे कभी भी कहीं भी पढ़ा है
अभी आप नहीं भी पढ़ रहे हो पर आपका 99 परसेंटाइल आता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो उसी डायरेक्शन में आपकी जितनी हेल्प हो सके, यहाँ से वहां से कहीं से भी हेल्प हो सके वो करूंगा, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में आज सबसे पहली चीज मैं लेके आया हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा होता है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों जब मैं इसकी बात करता हूं तो आपके ध्यान में आता होगा कि सर एक मोल कंसेप्ट होता है इसमें, एक सर आप लिमिटिंग रिएजेंट देखते हो इसमें, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट वाली चीजें देखते हो बच्चों। और ज्यादातर इससे क्वेश्चन अगर आप पुराने साल के देखोगे, प्रीवियस ईयर्स देखोगे, तो एम्पायरिकल फॉर्मूला का होता है बच्चों। अगर आपने अच्छे से देखा है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप कर चुके हो, तो आप देखोगे एम्पायरिकल फॉर्मूला जिसमें एक जनरल हाइड्रोकार्बन दे रखा होता है या कभी कभी उसमें ऑक्सीजन भी होता है, उसका फॉर्मूला दे देंगे, पूछेंगे या आपको फॉर्मूला निकालने के लिए कह सकते हैं, आपसे कह देंगे CO2 इतना प्रोड्यूस हो रहा है या वाटर इतना प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों ये एम्पायरिकल फॉर्मूला में मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं। मोल कंसेप्ट में बच्चों देखो, मोल कंसेप्ट का यूज बहुत होता है। मोल कंसेप्ट में बच्चों जैसे अब आपका गैसेस स्टेट्स चला गया, ठीक है ना, गैसेस स्टेट्स आपका चला गया, तो आप सोचोगे सर पीवी बराबर एनआरटी को तो हम भूल सकते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखना कि एक मोल आइडियल गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है एसटीपी पर, ये आपको पता है ना। इससे ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। आई रिक्वेस्ट कि जिसने गैसेस स्टेट्स नहीं पढ़ा है वो आइडियल गैस और चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जो बिल्कुल स्टार्ट वाले होते हैं, रियल गैसेस नहीं, स्टार्ट वाले जो बेसिक आइडियल गैसेस पे लॉस लगते हैं, उनको पढ़ ले। वो मोल कंसेप्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप सोचोगे कि गैसेस स्टेट चला गया था, पर मोल कंसेप्ट में उसका एक घुमा के क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है जेई पे, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना, अगर तुम लोगों ने, बहुत सिंपल सी बात याद रखना, पीवी बराबर एनआरटी का क्वेश्चन डायरेक्टली तो वो नहीं पूछेंगे, वो कह देंगे कि ये गैस है, इसके इतने मोल हो रहे हैं, एसटीपी पर इसकी वॉल्यूम इतनी है, तो इस टेम्परेचर पे कितनी होगी। तो घुमा फिरा के बच्चों ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में आ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, गैस स्टेट्स अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आइडियल गैस के जो लॉज होते हैं ना उतना पढ़ लेना, रियल गैसेस नहीं, वेंटबॉल गैस इक्वेशन नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं, बट पीवी बराबर एनआरटी, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें आपको मैं बता दूं कि एक तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन, एक एम्पायरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी इसी में डायरेक्टली बेसिक टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या उसका एन फैक्टर पूछ लिया जाता है। तो इसे एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बट क्योंकि अगर आप सही से पढ़ते हो कहीं पे तो बेसिक कंसेप्ट में ही टाइट्रेशन और इक्विवेलेंट मास वाली चीजें पढ़ाई जाती। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बच्चों एक क्वेश्चन ही देंगी इस बार, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इससे, और 90% है कि वो हाइड्रोकार्बन का एम्पायरिकल फॉर्मूला वाला, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का एम्पायरिकल फॉर्मूला या उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो सकती है, एम्पायरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन इसमें आ सकता है। मोल कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो वो इंटीजर टाइप होता है, ठीक है ना। ज्यादातर मोल कंसेप्ट का इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इंटीजर टाइप तो फिजिकल के होते हैं मोस्टली। तो इसमें बच्चों मोल कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पायरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, और टाइट्रेशन जो कि आप इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हो, उसको यहाँ पे भी देखना अच्छे से, ठीक है। चार, एक मैं मान सकता हूं चॉइस में एक क्वेश्चन और आ सकता है, पर ये चॉइस में होगा बच्चों, मोस्टली हमारा मोल कंसेप्ट 4 मार्क्स का ही आना चाहिए। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपको अच्छे से पता होगा इसमें कौन कौन जा चुका है। रदरफोर्ड का मॉडल आपका, अब आपको नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना आपने? रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में आपने नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चों। और अब आप क्या नहीं पढ़ोगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। इससे क्या आता है बच्चों? देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से वंस अगेन वही 4 फिक्स है, 4 नंबर का तो फिक्स है। एक क्वेश्चन इस बार बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि आपका फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत से चैप्टर गए हैं, तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे मैं आपको बताता हूं अच्छे से। सबसे पहला बच्चों, बोहर मॉडल को बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसकी हर वो लाइन, हर वो चीज आपको पता होनी चाहिए। जितने बोहर मॉडल में फॉर्मूले हैं, चाहे वो रेडियस का हो, चाहे वो वेलोसिटी का हो, चाहे वो टोटल एनर्जी का हो,
चाहे वो उसकी बोहर क्वांटाइजेशन वाली इक्वेशन है mvr अपॉन ns2 पाई, चाहे बोहर के ड्रॉबैक है, हर चीज को बच्चों आपने बोहर का अगर एक वर्ड भी कहीं से मिल रहा है आपको, जितनी बुक्स पढ़ सकते हो बोहर मॉडल के लिए, जितना ज्यादा इसे डिटेल में पढ़ोगे वो अच्छा है। बोहर मॉडल से आपको हर वो चीज पता होनी चाहिए, उसने क्या समझाया, उसने क्या फॉर्मूले दिए, उसके क्या पॉस्टुलेट्स थे। बोहर मॉडल से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। प्लस बच्चों, अब बोहर मॉडल की लिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हो, तो इससे बच्चों बोहर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट ज्यादा क्वेश्चन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इनमें से ना इससे आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अब आपका फायदा एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, फायदा आपका ये होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स से आपका रिलेट करता है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का है सिमिलरली वही फिजिक्स का होता है। तो बच्चों अगर आप पीवाईक्यू देखो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि फोटोन की एनर्जी और दे रखी होती है, वर्क फंक्शन पूछ ले रहे हैं या काइनेटिक एनर्जी पूछ ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो रिमूव हो रहा है। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन इंटीजर टाइप बहुत है, आप पीवाईक्यू देखोगे 2023-22 के तो आपको दिख जाएगा हर शिफ्ट में, ऑल्टरनेटिंग शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन का ये इसमें है, हर्ट्स वाला नहीं है। आइंस्टीन ने एंड में जो ये दिया था इस पे क्वेश्चन बन रहा है। E बराबर टोटल एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज एजेक्टेड। तो बच्चों इससे क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट डी ब्रॉगले आपको बताइए, डी ब्रॉगले से तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। डी ब्रॉगले का बच्चों हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, और एक और फॉर्मूला आप लैम्डा एच अपॉन एम भी याद करते हो, बहुत अच्छी बात है, उससे क्वेश्चन कम आता है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, उसको किस तरह से आप चेंज कर सकते हो ना वो ज्यादा चीज है। तो बच्चों एक फॉर्मूला एच अपॉन अंडर रूट 2m चार्ज इंटू पोटेंशियल भी होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चों याद रखना, इनसे क्वेश्चन डी ब्रॉगली का ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी वाला, ठीक है। तो ये बच्चों अगर आपने अच्छे से इस पे न्यूमेरिकल करे हैं तो आपका बेनिफिट पक्का होगा। फिजिकल केमिस्ट्री की बातें बता रहा हूँ, देखो आज दिस इज मानस खंडूजा। अगर कोई बच्चे ने अभी अभी वीडियो शुरू करी है या उसके एल्गोरिथम यूट्यूब ने यहीं से वीडियो को स्टार्ट करा है, तो इसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी मैं इसी में बताऊंगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ही केमिकल बॉन्डिंग को भी पढ़ा जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे उसे इनऑर्गेनिक में मानते हैं पर मैं तो उसे फिजिकल में मानता हूं, ठीक है बच्चों। आखिरी क्वेश्चन जो बनता है ना क्वांटम नंबर्स का बनता है, क्वांटम नंबर्स का। और क्वांटम नंबर्स में बच्चों एक n प्लस एल वाला रूल है ना, इसे बहुत अच्छे से याद रखना। n प्लस एल रूल से आप हर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर में उसे लिख सकते हो, उससे क्वेश्चन बन जाता है n प्लस एल रूल से। प्लस कभी कभी बच्चों रेयर होता है, जैसे मान लो अगर आपकी शिफ्ट मुश्किल है, देखो मुश्किल शिफ्ट का अलग फायदा होता है, और अगर आपकी शिफ्ट में मुश्किल पेपर आया है तो आपसे एंगुलर वेव फंक्शन, वो जो वेव फंक्शन होते हैं ना रेडियल और एंगुलर वाले, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं या नोट्स पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हमारा फिजिकल का चैप्टर। तीसरा केमिकल बॉन्डिंग में ले रहा हूं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अगर आप सही से देखो तो मेंशन है फिजिकल केमिस्ट्री में। अगेन इससे 8 नंबर का बच्चों फिक्स होगा, इससे 8 नंबर, दो क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, 99% दो क्वेश्चन इसके चांसेस है। प्लस एक क्वेश्चन मैं मानता हूं इसका अभी भी चॉइस में भी आ सकता है, इंटीजर टाइप में आ सकता है। इंटीजर में तो 10 में से 5 करने होते हैं ना, तो उसमें आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक जो आगे भी मैं बताऊंगा फिजिकल में, केमिकल बॉन्डिंग स्कोरिंग है और इसका यूज बहुत होता है बच्चों। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने क्या क्या ध्यान से पढ़ना है, देखो सबसे पहले जब आप केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हो तो आपको सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज आपको पता होना चाहिए, निकालते कैसे हैं उससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर बच्चों इसी में आपको लैटिस एंथैल्पी और क्या होता है बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में बताया जाता है, ठीक है बच्चों। तीसरी चीज बच्चों पैजान रूल, मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं इसकी।
फेजान्स रूल, और बच्चों क्या होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से तो बच्चों बहुत क्वेश्चन बनता है, असर्शन रीजन आ जाता है, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, या डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट निकालने को आ सकता है, वेक्टर आपको दे देंगे और आपसे नेट रिजल्टेंट पूछ लेंगे। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है सबने इतना पढ़ा होगा। इसके बाद बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैं बार बार कहता हूं, हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का 90% क्वेश्चन फंसता ही है, क्योंकि ये यहां नहीं फंसेगा तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं आया तो पी ब्लॉक में इसका हेल्प हो जाएगा, पी ब्लॉक में नहीं तो इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रोल होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में आपको sp2 sp3 से आप पाई सिग्मा बॉन्ड भी कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे जरूरी टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसकी एक चार्ट है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि 4+1 में सीसॉ होता है, 3+2 में टी शेप होता है। तो उस चार्ट को तो बच्चों बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है केमिकल बॉन्डिंग से। अब क्या क्या रह गया, यहां तक वीडियो अगर देख रहे हो तो दिमाग में सोचो क्या नहीं हुआ। तो बच्चों एक और चीज होती है इसकी, एक और चीज होती है जिसकी मैं आपको बात करूं, और वो है बच्चों बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग और सॉरी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो बैक बॉन्डिंग का रोल हो जाता है बच्चों पी ब्लॉक, जो आपका बोरॉन वाले कंपाउंड से। बैक बॉन्डिंग का बोरॉन में क्वेश्चन फंसता है, तो वो वहां पढ़ाता है टीचर आपको, वो वहां पढ़ाएंगे आपको टीचर आपके इनऑर्गेनिक में, प्लस आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी कोई कोई बैक बॉन्डिंग पढ़ा देता है, मैं तो यहाँ भी पढ़ा देता हूँ। एमओटी की अगर बात करूं तो एमओटी में बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से निकालने के लिए आ जाएगा, पैरा डाया आपसे पूछा जा सकता है। एमओटी पता है ना, मॉलिक्यूल्स का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है N2O2F2, पैरा डाया पूछा जा सकता है। और बच्चों इसमें आपका बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर भी आ सकता है। ठीक है, याद करना O2 और V2 कैसे होते हैं, पैरा, याद रख लो काम ही आएगा। O2 बीटम, O2 V2 पैरा होते हैं। ठीक है, कैसे पैरा होते हैं कैसे डाया होते हैं आगे मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपको बताऊंगा जरूर, बहुत जल्दी से पता लग जाते हैं बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे, कैसे चीज मॉलिक्यूल्स को देख के हम बता सकते हैं वो पैरा है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, वंस अगेन बता रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक्स। ठीक है, अब बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, तो सबसे अच्छा सबसे मुश्किल फिजिकल का चैप्टर होता है इक्विलिब्रियम के बाद थर्मोडायनेमिक्स। इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल होता है और थोड़ा सा बड़ा भी होता है। थर्मो में बच्चों इस बार 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 2 क्वेश्चन, चॉइस ही नहीं, मैं कह रहा हूं सीधा 2 क्वेश्चन, 8 नंबर। और इसे क्वेश्चन देखो बच्चों, एक तो वर्क डन वाला आ सकता है। वर्क डन आप देखो 3 तरह से पढ़ते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस का देखते हो ज्यादातर क्वेश्चन, फिर एडियाबेटिक से तो बच्चों कम ही आता है, पर एडियाबेटिक का भी आपको पता होना चाहिए, और तीसरा होता है बच्चों आप देखते हो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे उसमें आपका क्या होता है, आपको ये दे देंगे पीवी कर्व, और किसी तरह से आपसे इसके थ्रू, जैसे पीवी कर्व है ना, ये आपका पीवी कर्व हो गया, तो इसमें आपसे, तो जो आपका ये पीवी कर्व हो गया ना, तो इसमें एरिया अंडर, आपको पता है ना एरिया अंडर द कर्व आपका वर्क डन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों, ग्राफ वाले क्वेश्चन थर्मो से बहुत आते हैं। प्लस बच्चों ये तो बेसिक बात हो गई, इसमें सबसे जरूरी जो बात होती है ना, एक बार मैं आपको वो जरूर बता दूं, एक सेकंड बच्चों, ये जैसे हमारा थर्मो है ना, यहाँ पे मैं ये, तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे जरूरी फॉर्मूला है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मैं बच्चों कह रहा हूं आप देख लेना पी वाई क्यू में, पिछले साल के क्वेश्चन में इस फॉर्मूले पे आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पिछले साल के पेपर्स में जेई के आपको डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। नहीं मिले तो कमेंट्स में लिख देना, मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूं इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आते हैं।
ये इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी होगी, कभी कभी एंथैल्पी पूछ लेंगे, कभी इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, कभी ये पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन की डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगी, इक्वल होगी, लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, पी वाई क्यू उठा के देख लेना। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी वन, इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे जेई मेंस में बच्चों, ठीक है। प्लस ये स्पॉन्टेनिटी के लिए यूज होता है। डेल्टा जी की वैल्यू ना निकाल के आपसे ये पूछ सकता है कि द गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, या फिर आपसे वो टेम्परेचर पूछा जा सकता है जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो ये दोनों चीजें दे रखी होंगी, आपको पता है ना कंडीशन। आप मुझसे कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, आप क्या छोटी सी इसकी वीडियो बना दोगे। सर टेलीग्राम पे बच्चों हैं, टेलीग्राम पे सर डेली क्विज डाल रहे हैं, और ऐसा ही नहीं केमिस्ट्री का डाल रहे हैं, डेली मानस सर अपने टेलीग्राम चैनल पे बच्चों क्वेश्चंस डाल रहे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के। आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो बच्चों, आप वहां पे फॉलो करोगे, मैं रेगुलरली काफी अच्छे क्वेश्चंस प्लस नोट्स प्लस पीडीएफ फ्री में अप्लाई कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। तो आप वहां मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप चाहते हो सर डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें करने को मिल जाए, हमारा क्विज हो जाए। कहीं ना कहीं रोज चाहिए होता है ना क्वेश्चन हमें मिले, रोज हमसे कोई नए नए क्वेश्चन पूछे, हमारे माइंड को चलते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये इसकी लिंक है, आप मानस खंडूजा आराम से सर्च करोगे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। माय नेम इज वेरी रेयर एंड वेरी कॉमन नेम, आप आराम से मानस खंडूजा भी सर्च करोगे, केमिस्ट्री अड्डा नहीं भी लगाओगे तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा। दैट्स दी स्पेशलिटी अबाउट माय नेम, ओके। तो बच्चों ये तो थर्मोडायनेमिक्स की मैंने बात बताई, और कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ोगे तो आपको पता है डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन की होता है, तो इससे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंटीजर टाइप आता होगा, उसमें आपको इस तरह से के इक्विलिब्रियम निकालना होगा कि वो इंटीजर बन जाए, ठीक है। एरिया अंडर द पीवी कर्व हो गया, कभी कभी इससे क्वेश्चन इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, बहुत पता है वो मैच द फॉलोइंग में होगा, ऐसा नहीं 4 नंबर का, मैच द फॉलोइंग का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है जिसमें आपसे पूछ लें कि ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, या फिर आपसे स्टेट फंक्शन में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन या छोटी बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा डेल्टा एस होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है, और आपको पता है एडियाबैटिक का क्यू क्या होता है, जीरो, तो डेल्टा एस भी जीरो होता है। तो ये छोटी छोटी बातें, किस रिएक्शन में कौन सी प्रोसेस में क्या जीरो होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज जीरो है, आइसोबारिक में टेम्परेचर चेंज जीरो है, आइसोथर्मल में नहीं, आइसोबारिक बार यानी प्रेशर प्रेशर चेंज जीरो है, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज जीरो है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी, 4 होंगे, उस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों मैं वंस अगेन कहता हूँ, अगर आपको कोई भी छोटा सा टॉपिक फिजिकल का आपको पढ़ना हो, आप कमेंट्स में लिख देना कि सर इस पे एक छोटा सा सेशन आप बना सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी वीडियो जैसे ही आपका कमेंट्स है उसके कुछ दिनों में, 24-48 घंटे तो दे दोगे, उतने देर में मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे 11th की केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर होता है इक्विलिब्रियम। किताब भी बच्चों इस पे खत्म हो जाती है, 11वीं वाली फर्स्ट पार्ट। तो इक्विलिब्रियम में बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन आयनिक से आ रहे हैं आजकल, ठीक है। और अगर वो आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उससे आता भी है, तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी तरह से चेंज करा होगा, जैसे रिएक्शन बताया आपको A+2B, सी है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, 2A+4B सी का दे रखा होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, या फिर आपको कोई गैसियस रिएक्शन दे रखी होगी और उसका टोटल प्रेशर पूछा होगा, तो जो वो वाला इक्विलिब्रियम है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, और आपने एनसीईआरटी में भी वो न्यूमेरिकल देखे होंगे, उस लेवल का हो, इतना मुश्किल नहीं होगा जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हो। इक्विलिब्रियम से बच्चों जरूरी नहीं है इसका वेटेज बढ़े, 4 मार्क्स का तो इसका फिक्स है, एक क्वेश्चन तो इससे आना ही है, एक और आ सकता है। मुझे इससे ज्यादा उम्मीद केमिकल काइनेटिक्स की है कि जो बचे हुए चैप्टर गए हैं उनका दारोमदार सारा केमिकल काइनेटिक्स पे आएगा, पर आप इसके लिए बच्चों तैयार रहो, ये चॉइस में 8 नंबर एक क्वेश्चन का दे सकता है, इंटीजर में एक क्वेश्चन अपना ला सकता है। और क्या पढ़ना है आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में, मैं अच्छे से बता देता हूँ बच्चों। अच्छा, अगर आपको ये जो मैंने लिखा है उसकी पीडीएफ चाहिए, वंस अगेन आप चैनल पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर मैं लिंक किसी कमेंट्स में डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे तो ये सब आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का बच्चों अगर आप इंपॉर्टेंट पार्ट जानना चाहते हो, तो पीएच बफर सॉल्यूशन की, जो आपको पता होगा हेंडरसन हेशलबैच इक्वेशन होती है ना,
pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसेंट्रेशन। इससे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट होता है क्वेश्चन। अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता है तो आपके 4 नंबर है, नहीं आता तो नहीं, बेसिक सी बात होती है। दूसरा बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का अगर क्वेश्चन आता है तो वंस अगेन वो डायरेक्ट होगा, क्योंकि उसमें 4 फॉर्मूले होते हैं, 3 होते हैं। एक में तो आपको पता है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं बनाता। तो इसके आपको पता है 3 फॉर्मूले बनते हैं, तो उनसे बच्चों पीएच निकालने के लिए आपकी आ सकती है। ठीक है, यहां तक बेसिक बात हो गई। और क्या बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम में आ सकता है आपका, आयनिक इक्विलिब्रियम में और क्या आ सकता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका बच्चों देखो, एक तो केएसपी वाला क्वेश्चन आ सकता है, इजी रहेगा। और ज्यादातर केएसपी विद कॉमन आयन इफेक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है। कॉमन आयन इफेक्ट के साथ केएसपी पूछा जा सकता है बच्चों। एक जरूरी बात मैं आपको इसमें नहीं बता पाया, इसमें क्या नाम है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलर प्रिंसिपल बच्चों, ली चैटलर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे भी क्वेश्चन आपका बनने का चांसेस होता है। कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, ली चैटलर प्रिंसिपल हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आएगा तो वो कॉमन आयन इफेक्ट का आएगा, जो आपका सॉल्ट एनालिसिस में यूटिलाइज हो सकता है। इक्विलिब्रियम और सॉल्ट एनालिसिस के मिक्स क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल आपको पता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपका सॉल्ट एनालिसिस में होता है। ग्रुप रिएजेंट सॉल्ट एनालिसिस कॉमन आयन इफेक्ट के हिसाब से होता है। को पता है कुछ ग्रुप रिएजेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज याद रखना बच्चों, सॉल्ट एनालिसिस में जो भी अगर आपका रिएजेंट है उसमें केएसपी वाली बातें आ रही हैं तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन जानना चाहते हो कहां से आएगा, ऐसे आएगा। तो ये 11वीं की हमारी केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं। वंस अगेन बच्चों, आराम से कमेंट्स में आप डाउट लिख देना। अगर आपको लगता है सर ये वाली बात हमें पूछनी है, क्या ये टॉपिक जरूरी है, क्या सर पी ब्लॉक में ये पढ़ना है नहीं पढ़ना, और पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, इस सब आप आराम से मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे भी बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर सोल्यूशन क्लास 12 यहाँ से शुरू होती है बच्चों। सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट्स तो जा चुका है, जेई एडवांस में अभी भी हो, मेन से गया है बस। तो सोल्यूशन में बच्चों एक क्वेश्चन होता है, मेरे को पूरी उम्मीद है इस बार 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, और मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी, इन तीनों में ना रिलेशन वाले कुछ रिलेशन, 2 चीज दे रखी हो, तीसरी पूछी हो। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी पूछ लेंगे, मास परसेंट दे रखा है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आ सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बस ये बात याद रखना, आई को लगाना मत भूल जाना, आई लगाना भूल जाते हो वेंट ऑफ फैक्टर, और आई के लिए तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन आना चाहिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप आई के साथ उसका यूज जानते हो तो इस बार आपके ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, मोलैरिटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, अगर इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, अगर इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो राउल्ट्स लॉ का हो सकता है, ठीक है, या फिर वो हेनरीज लॉ का हो सकता है। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल वाला बात। एजियोट्रोप की अगर आप बात करो, एजियोट्रोप से बच्चों आएगा, एजियोट्रोप्स आता है तो ज्यादातर मैच द फॉलोइंग होता है, मतलब ये किसी चीज पे डिपेंडेंट होता है। एजियोट्रोप्स का बहुत रेयर होगा, रेयर होगा कि 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन हो वो या तो आपका मैच द फॉलोइंग में हो सकता है। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से देखोगे तो एजियोट्रोप्स का क्वेश्चन अगर बनता है तो मैच द फॉलोइंग में एक एजियोट्रोप का ऑप्शन एक तरफ दे रखा होगा और दूसरी तरफ लिखा होगा कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, तो पढ़ लेना ये आ सकता है। और बच्चों राउल्ट्स लॉ का न्यूमेरिकल जो होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। राउल्ट्स लॉ के बारे में बताऊं मैं आपको, इतना टफ क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ का नहीं बनेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बच्चों आ सकता है। और सोल्यूशन से कंसेंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन बहुत आता है। कंसेंट्रेशन टर्म्स आप लोग मोल फंक्शन, मोल कंसेप्ट में भी पढ़ते हो, और इसमें उसका क्वेश्चन बनता है। तो ये जो रिलेशन होते हैं ना मोलैरिटी मोलैलिटी में, वो वाले नहीं जो तुमने फॉर्मूले याद करें, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, अगर नहीं पता पक्का आप लोग मुझसे कह सकते हो, शेयर कर दूंगा नोट्स टेलीग्राम पे। पर इनके आपस में रिलेशन होते हैं, अगर आपको वो नहीं पता तो 2 मिनट का क्वेश्चन आपका 5 मिनट में होगा।
मोलैरिटी मोलैरिटी का रिलेशन, मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी का रिलेशन, डेंसिटी मोलैरिटी मोलैरिटी का रिलेशन, या मास परसेंट और मोलैरिटी का रिलेशन, इन सब के आपस में रिलेशन होते हैं, टाइम को बचाने के लिए जेई में हेल्प करते हैं आपके। ठीक है, ये हो गई सॉल्यूशंस की बात। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं बच्चों। तो रेडॉक्स इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है पर उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ पढ़ाया जाता है। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 मार्क्स की आती है। कभी इसका एक क्वेश्चन और इसका एक हो सकता है, कभी दोनों इलेक्ट्रो के हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा दोनों रेडॉक्स क्यों, रेशियो ये रहता है 1:1 या फिर 0:2। ठीक है, रेडॉक्स ऐसा नहीं होगा कि दोनों रेडॉक्स के क्वेश्चन दे दें। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैं अगर बात करता हूं तो एक सेकेंड, एक पेज लेने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, तो इलेक्ट्रो में हमारा कौन सी चीजें आने की चांसेस है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों नर्स नर्स इक्वेशन से आपको जितने न्यूमेरिकल कर सको उतने कम है। कंसंट्रेशन सेल, प्रेसिपिटेशन वाले सेल, हाफ सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले सेल, तो इसका एक नर्स इक्वेशन वाला स्टैंडर्ड ईएमएफ या ईएमएफ का क्वेश्चन आ सकता है। नर्स इक्वेशन से पक्का क्वेश्चन आ सकता है। फराडेस इलेक्ट्रोलाइसिस, फराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अगर आप सेल्स की बात करो कि सर कौन से सेल्स पढ़ने, तो वंस अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो सेल वाला पार्ट है ना, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। लेड सेल, फ्यूल सेल, जो भी सेल है, निकल कैडमियम सेल, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। पर फिजिकल केमिस्ट्री की बची हुई न्यूमेरिकल थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी से नहीं, सेल्स केवल इलेक्ट्रो के। ठीक है, तो नर्स इक्वेशन, फराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और अपना सेल्स के बारे में जो सेल एनसीईआरटी में है। एडिशनली आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख सकते हो, पर अलग से ऐसा नहीं कोई सेल ढूंढ के पढ़ना शुरू कर देना कि चलो आओ मरकरी सेल के बारे में पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। छोटा छोटा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लिए कि उसमें क्या क्या बातें ध्यान में होती हैं। एक तो बच्चों कौन सा उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, रिएक्शन कौन होती है, और क्या वो सेल रिचार्ज हो सकता है या नहीं। हमें 5-6 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, छोटी छोटी बेसिक्स फैक्ट्स पता होने चाहिए उस सेल्स के बारे में। ठीक है ना, जैसे आपका लेड में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल होता है, सॉल्ट जो आपका ब्रिज होता है उसका क्या रोल है, असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, और बहुत कम होता है कि कोलराउश लॉ वाले का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, कोलराउश लॉ आपको पता होगा, इससे आप लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी बता सकते हो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कोलराउश लॉ से बहुत रेयर होता है, ज्यादातर नर्स इक्वेशन उन्हें पसंद है, उससे ज्यादा क्वेश्चन देते हैं, और अगर उनका बचता है तो वो रेडॉक्स में बैलेंसिंग दे देते हैं। ऐसे कैसे बैलेंसिंग दे देते हैं, वो आपको एक रिएक्शन दे देंगे जो कि अनबैलेंस होगी, और उसके कोएफिशिएंट्स का आपसे सम पूछ सकते हैं, तो रेडॉक्स आपका इंटीजर टाइप में आता है। ठीक है ज्यादातर, और कभी कभी आपसे कुछ एसिड्स होते हैं जिसमें आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में एक्सेप्शन आ रही होती है। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जैसे कि आप उसमें देखोगे ना, उसमें एक्सेप्शन आ रही होती है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो होनी चाहिए उससे गलत आ रही होती है। ये तो सही है, यहाँ तो +6 हो जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जहां पर एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग आ रही होती हैं, गलत आ रही होती है, तो वो क्वेश्चन आपका रेडॉक्स में आ सकता है। पर बहुत देर होगा, आसान हो गया हो बहुत। रेडॉक्स में आपका बैलेंसिंग आएगी, तो आपको पता होना चाहिए एसिडिक या बेसिक दोनों में कैसे बैलेंसिंग होती है। प्लस आपको एक ही मेथड याद करो, आयन इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन, कौन चेक करेगा वहां पे, तो एक ही मेथड से आप बैलेंसिंग सीख सकते हो। आखिरी बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, 8 मार्क्स पक्का। क्यों इसमें 8 मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि आपके फिजिकल में 3 चैप्टर गए हैं, गैसियस स्टेट चला गया, सॉलिड स्टेट चला गया, और सरफेस केमिस्ट्री चला गया। 12 नंबर उनके होते ही थे, ज्यादा होता तो भी 12 तो होते, 4 4 4 12 नंबर होते। तो कुछ फिजिकल के चैप्टर का एक एक वेटेज बढ़ेगा। अगर 4 का आता था केमिकल काइनेटिक्स तो इस बार 8 का आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चन इस बार आएंगे। ज्यादातर इसमें बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक ही कंसंट्रेशन निकालनी होती है, टी निकालना हो सकता है, या रेट कांस्टेंट निकालना होता है। दूसरा बच्चों इन्हें ग्राफ वाले क्वेश्चन भी बहुत पसंद है केमिकल काइनेटिक्स में देना। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में
के बराबर आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी वाले ग्राफ, एल एन के वर्सेस 1/t वाले, प्लस जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के जितने ग्राफ होते हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वाले जितने ग्राफ है बच्चों, ठीक है। और कोलिजन थ्योरी को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बच्चों न्यूमेरिकल देखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं जिसमें आपको एक ही कंसंट्रेशन दे रखा होता है। कुछ कुछ होते हैं हाफ लाइफ वाले, जैसे 2t हाफ 3t हाफ में कुछ रिलेशंस होते हैं ना, तो उससे डायरेक्ट मेहनत बच जाएगी अगर तुम्हें वो फॉर्मूला पता होगा कि ये 2t हाफ है या 3t हाफ है। फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/8 2 to the power n वाला। तो अगर आपको फॉर्मूला बताए तो टाइम आपका बच जाता है, ठीक है। तो हर तरह का ग्राफ वाला क्वेश्चन इसमें जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बहुत अच्छे से देखना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को बच्चे नहीं पढ़ते पर उससे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। और जब तुम जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको लगता है नाम ही जीरो है तो इतना क्या मुश्किल होगी, पर जब फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पता होता ना तो एग्जाम वाले दिन उल्टा ग्राफ चुन लेते हैं उसका, इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग लगा देते हैं और देखते नहीं एक्सेस क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स बच्चों आसान चैप्टर है। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है, किस तरह का क्वेश्चन बनता है बच्चों, रेट लॉ वाला। आपको दे रखा होगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की अलग अलग टाइम पे कंसेंट्रेशंस, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी के टर्म्स में हमारी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है या रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है। तो ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी आप देख लेना, ठीक है। तो बच्चों मैंने आज आपको बताया, क्या क्या बताया, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने कुल मिला के 8 चैप्टर कवर करे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, फिर मैंने इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स इनऑर्गेनिक का होता है पर उसे हम इलेक्ट्रो के साथ पढ़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रो में उसका रोल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फाइनली केमिकल काइनेटिक्स। इन सब में आप कहोगे सर आपने केमिकल बॉन्डिंग क्यों बताया, तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग हमें जेईई मेंस में एनटीए ने भी बताया है कि फिजिकल में है, और मैं तो मानता भी हूं। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती, फोर्स, इट इज द फोर्स बिटवीन, चाहे वो फोर्स ही तो होती है केमिकल बॉन्ड, हाइपोथेटिकल होता है बॉन्ड, पर इट इज द फोर्स बिटवीन टू एटम्स दैट कीप्स देम टुगेदर। तो फोर्स यानी फिजिक्स, फिजिक्स यानी फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्स यानी फिजिक्स, फिजिक्स यानी फिजिकल केमिस्ट्री। प्लस आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है। कोई अगर हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखे तो हाइब्रिडाइजेशन मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है। लैटिस एंथैल्पी थर्मो का पार्ट है, हो गया चार्ज। तो ये सब चीजें इसे 9 मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है फिजिकल में होना चाहिए। और अगर आपने वो बुक देखी हो, कौन सी वाली है हमारी विली की, जे एडवांस वाली बुक, तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो बिंदास उसे फिजिकल में समझो, और क्योंकि ये 2 जगह होता है तो उसकी वेटेज भी इसलिए ज्यादा ही है। थोड़ा हिस्सा इसका इनऑर्गेनिक में है, थोड़ा इसका फिजिकल में, मोस्टली ये हमारा है फिजिकल वालों का। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ मैं इस छोटे से सेशन को एंड करता हूँ। इस चैनल के साथ आप बने रहें, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा जनवरी 24 वाला जो सेशन है आपका, उसमें जितनी हेल्प कर सकूं आपकी करूं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, देखो फिजिक्स मैथ में भले ही पूरी नहीं पढ़ाता हूँ पर उसका मुझे आपको जितना आइडिया दे सकता हूँ, जितने मेरे पास उसके अच्छे क्वेश्चंस है, जितना उनके बारे में मुझे नॉलेज है, क्योंकि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई एम अ बीटेक एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो माय मेजर वाज फिजिक्स, प्लस आई वाज ऑलवेज एंटाइटल्ड टुवर्ड मैथमेटिक्स, बट आई एम टीचिंग केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री जरूर पढ़ाता हूँ बच्चों। तो पूरी केमिस्ट्री में आपकी मदद करूंगा, और इस चैनल पे आपकी पूरी मदद फिजिक्स और मैथ में भी करने की कोशिश करूंगा। और यही नहीं, इस चैनल पे आपकी हेल्प होगी एक तो कॉलेजेस को लेके, बहुत से बच्चों को कॉलेजेस का नहीं पता होता, उन्हें नहीं पता कि जो बिट मेसरा नाम का कॉलेज है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। 28,000 22,000 रैंक में इससे अच्छी हमें ब्रांच मिल जाती है। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो जेई के थ्रू लेते हैं जिनके नाम में आईआईटी एनआईटी नहीं है, पर वो भी अच्छे कॉलेज हैं, उनका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। और एग्जाम से जेई के अलावा भी जिनसे अच्छे कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, तो वो सब नोटिफिकेशन सिलेबस को लेके जो भी चेंजेस हैं, जेई नहीं, नीट में भी और बोर्ड्स में भी आपकी जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, देखो बोर्ड्स का टाइम भी आ रहा है, तो प्रैक्टिकल में भी जो भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चैनल पे आपको हर वो हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, सो जुड़े रहो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर,
कुल मिला के बच्चों नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर और जनवरी रह गया है। अच्छे से मेहनत करो, प्रेशर बिल्कुल मत लो, रुकना नहीं, बिल्कुल मेहनत करते रहो, सैक्रिफाइसेस करोगे, 200 नंबर हाथ में होंगे और एनआईटी साथ में होगा। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, लाइक कर देना वीडियो ने अगर हेल्प करा, और चैनल से सब्सक्राइब करो, वादा है कुछ ना कुछ बेनिफिट तो रोज आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी जब मैं एक लाइव सेशन लेके आऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे एक बढ़िया सा चैप्टर आपकी चॉइस का।